तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है। तो 243 मेंबर्स के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इलेक्शन है। आपको पता है कि भारतवर्ष में हर एक साल में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते ही रहते हैं, यानी कि 5 साल तक, मतलब हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन चलते ही रहते हैं और 5 साल बाद तो सेंटर के इलेक्शन आ जाते हैं। तो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो बिहार के ऊपर सभी पार्टीज़ की नज़र है, जो सभी की पूरे देश की नज़र है, क्योंकि बिहार देखा जाए तो एक गरीब स्टेट है और वहाँ पर एक अच्छी सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बार देखेंगे कि किसकी सरकार आती है। जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होंगे 14 नवंबर को। ठीक है। 14 नवंबर को इनके रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। तो हम समझेंगे कि बिहार के इश्यूज़ क्या है। देखो, सभी आ रहे हैं कि हमारी सरकार बने, सभी पार्टी से बोलते हैं कि हमारी सरकार बने, हर पार्टी ज़ोर लगाती है। लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पर समझना होगा कि आखिर बिहार के इश्यूज़ क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इंडेक्स दिखाऊँ, तो यहाँ पर सबसे पुअरेस्ट स्टेट का जो इंडेक्स दिया गया है कि हमारे देश में सबसे गरीब स्टेट कौन-सी है, तो उसमें बिहार का नंबर 1 स्थान है। तो आप समझ सकते हो कि बिहार बिहार पूरे देश में सबसे गरीब स्टेट है, यानी कि वहाँ पर 51.91% लोग गरीब है, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। तो उसके बाद उत्तराखंड का नाम आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो हम बात करेंगे आज बिहार की, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा इशू यही है, गरीबी। जब गरीबी की बात करते हैं तो सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सब सब फील्ड में बिहार पिछड़ा हुआ है। खेती बाड़ी हो, सब जगह करप्शन दुनिया भर का। तो ये वहाँ के इश्यूज़ है। क्राइम, सबसे बड़ा क्राइम। तो जब वहाँ गरीबी होती है, वहाँ क्राइम, ये सब अपने अपना स्थान ले लेते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो लोग चोरी करेंगे, कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे। ठीक है। बहुत सारे क्राइम और भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार ही नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब इशू है बिहार के। ठीक है। आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बिहार में इश्यूज़ क्या है, कौन-कौन सी पार्टी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है। बिहार को सभी बीमारू स्टेट बोलते हैं और आज भी उसको बीमारू स्टेट ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से बिहार को बीमारू स्टेट बोलते थे। पहले यूपी को, ठीक है, यूपी को, एमपी को, ठीक है, झारखंड को, ठीक है, झारखंड हो गया, और आपकी एक छत्तीसगढ़, इन सभी को भी बीमारू स्टेट बोलते थे। खास करके तो साउथ की जो स्टेट है, साउथ के जो लोग हैं, वो इसको बुरी नज़र से देखते थे कि क्या यह बिहार बीमारू स्टेट है, हमारे पैसों के टैक्स के ऊपर पल रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन स्टेट्स में है और सबसे कम रेवेन्यू यहीं से आता है। हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है और हमारे पैसों से ये पल रहे हैं, और उसके बाद भी ये बीमारू स्टेट बन गए हैं। बीमारू स्टेट यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा क्राइम, मतलब गंदी-गंदी बीमारियाँ, मतलब जिसका इलाज प्रॉपर मिल सकता है, उसका भी इलाज वहाँ पर, उसका भी ट्रीटमेंट वहाँ पर अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है। सिंपल बुखार, इनका इलाज नहीं वहाँ पर हो पाता। ठीक है। आए साल जगह देखा जाए तो डेंगू से लोग, कितने लोग मर जाते हैं, इन्फेक्शन से कितने लोग मर जाते हैं। सिंपल बेसिक फर्स्ट क्लास एड भी नहीं मिल पाती लोगों को, इसलिए वहाँ पर इसको बीमारू स्टेट बोलते हैं। ठीक है। इंडिया से एवरेज इनकम वन से ड्रीम। ठीक है। एवरेज इनकम कितनी है देश की? नाउ फार आउट ऑफ रीच ऑफ फॉर बिहार। बिहार के लिए इंडिया की एवरेज इनकम को पाना ही एक सपना है, क्योंकि बिहार इंडिया की एवरेज ईयर से, एवरेज इनकम से बहुत नीचे हैं। इंडिया से पर कैपिटा इनकम हैज़ क्रॉस्ड 1.89 लाख पर ईयर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की कैपिटा पर इनकम, तो वो है, यानी कि एक बंदे इतना कमाता है पूरे इंडिया में, हर बंदा, टोटल वेल्थ को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एक बंदे को इतना रुपीज़ आते हैं पर ईयर, 1.89, यानी कि, ठीक है, 1,99,000। ठीक है। बट बिहार का कितना है? सिंपल 60,000। अगर मैं अकेले बिहार की टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे बिहार की टोटल पॉपुलेशन से, तो बिहार का कितना आता है? 60,000। समझ सकते हो? ये पूरे देश का है, एवरेज है, और ये सिर्फ बिहार का। तो बिहार की कैपिटा पर इनकम में देख लो कितना फ़र्क है। कहाँ 60,000 है एक साल का, कहाँ 1,99,000, यानी तकरीबन 2 लाख एक साल का। तो कितना फ़र्क है।
तो बिहार के लोगों के लिए तो यही ड्रीम है कि कब पहले तो हम यहाँ तक पहुँच जाए। अगर देखा जाए तो 2 लाख पर ईयर कैपिटल पर इनकम भी बहुत कम है अगर आप बाकी देशों से कंपैरिजन करें। बट बिहार में तो उसके भी बुरे हाल है। बिहार के लिए तो वो भी एक ड्रीम बन चुका है कि कब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जो आज पार्टीज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एलडीयू हो, कोई जेडीयू हो, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको ये देखना चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए कि हमें क्या देखकर वोट डालनी है। बार बार उसी पार्टी को वोट डालते जाएंगे। आज इस सरकार में मंत्री है, कल उस सरकार में मंत्री बन गए, वही लोग बार बार आ रहे हैं। क्राइम का राज है वहाँ पर, गुंडा राज है, जंगल राज है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े घोटालों के केस में अंदर बैठे हुए हैं और उन्हीं की बार चलती है, उन्हीं की बार सरकार बनी हुई है। तो ऐसे कैसे बिहार का विकास होगा? तो मैंने आपको ये आंकड़े बता दिए कि बिहार कहाँ पर स्टैंड करता है फाइनेंशियली। ठीक है, तो यही तो मेन होता है, यही तो रीड होती है पूरी स्टेट की। अगर हेल्थ पैराडॉक्स देखा जाए तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है बिहार में। लोअर डेथ रेट्स अमिड हायर फर्टिलिटी। देखो आजकल वहाँ पर जनसंख्या इतनी है ना कि वहाँ की डेंसिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसका क्या कारण है कि वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम। देखो अब आज आज़ादी के बाद इतनी फैसिलिटी तो आ गई है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गई है। ठीक है, कि पहले जितने बच्चा होने के बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो चुकी है। ये बच्चा होने के बाद बच्चों की जो डेथ हो जाती थी वो तो कम हो गई है, क्योंकि बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाता है। इतना चलो हो चुका है। बट उसके बाद क्या है कि जनसंख्या के ऊपर रोक ही नहीं है। और जब विधानसभा में हमारे नीतीश कुमार से पूछा गया कि आप जनसंख्या को रोकने के लिए या जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं, तो उन्होंने वापस ऐसा जवाब दिया कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। ठीक है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ चुकी है। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, आप क्या स्कीम्स लेकर आ रहे हो, ठीक है, एजुकेशन के अंदर क्या काम कर रहे हो, बजाय बजाय उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई जवाब देने के बजाय उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि आप रहने दो, इनके लीडर्स का बस का नहीं है ये सब करना। बिहार exhibit an unusual demographic pattern while the death rate is slightly below the national average। ठीक है, the fertility rate remains high at 2.8। यानी कि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.8। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है 2.8। ठीक है, तो इसको तो कम करना पड़ेगा। वही जब उनसे पूछा जाए तो उनके पास कोई अच्छा जवाब ही नहीं है, क्योंकि ना वो इतने गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। और जो पैसा आता है वो करप्शन की बैंड चढ़ जाता है। पैसा है, अगर उतना ही पैसा वो लगाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनको पहले अपना भी देखना है, फिर उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते। ठीक है, बिहार इलेक्शन 2025 में सीएम नीतीश कुमार मेक्स बिग स्टेटमेंट अटैकिंग आरजेडी सर लालू यादव रबड़ी देवी सर प्री 2005 रूल सेज ईयर ऑफ अनार्की विल नेवर रिटर्न। देखो आरजेडी अभी इस वक्त क्या है कि सीएम नीतीश कुमार सीएम है, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, उनका अलायंस है बीजेपी के साथ। ठीक है, 25 साल से बने हुए हैं चीफ मिनिस्टर। देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन आरजेडी से तो कुछ बेहतर ही है, बट इन्होंने भी कुछ किया नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर फिर से आरजेडी जीत गई तो वही फिर जंगल राज आ जाएगा, रबड़ी देवी का वही गुंडा राज पहले वाला आ जाएगा, क्योंकि रबड़ी देवी सिर्फ 5 पढ़ी है तो वो क्या स्टेट चलाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन खुद उन्होंने भी क्या किया। ठीक है, अब एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी हो रही है। ठीक है, अगर हम आरजेडी की बात करें, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। ठीक है, ठीक है, आरजेडी 1997 में से प्रसाद यादव ने इसको बनाया था, इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ये पार्टी क्यों बनाई गई थी? द पार्टी से सपोर्ट बेस हैज़ ट्रेडिशनली बीन अदर बैकवर्ड क्लासेस। लालू प्रसाद ने इनको अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए, दलित, ठीक है, मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बनाया था। शुरू शुरू में तो काफ़ी वोट बटोरे। ठीक है, ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, ठीक है, लोअर कास्ट के नाम पर काफ़ी वोट बटोरे, बट उन्होंने लोअर कास्ट के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि वहाँ पर बड़ी कास्ट वालों की गुंडागर्दी चलती है, लेकिन आपने जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया, जिनके नाम पर आपने अपनी पार्टी को बनाया, क्या आपने उनके वेल विंग्स के लिए कुछ किया? नथिंग। वहाँ पर फिर से उन्होंने सिर्फ वोट बटोरी, उसके बाद अपना गुंडा राज जंगला चलाया। आज वो चारा चारा घोटाला में अंदर है। ठीक है, वहाँ उनके काल में तो आईएएस की वाइफ भी सेव नहीं थी, इतना गुंडा राज होता था। अगर आपको क्राइम्स के ऊपर
स्टडी करनी है तो आपकी आरजेडी का शासनकाल पढ़ ले, आपकी पीएचडी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ केस आगे चलकर। रबड़ी देवी बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। रबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की घरवाली थी, वाइफ थी, ठीक है, जो कि आरजेडी पार्टी की थी, उनको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए तो पीछे से उनकी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। वो बहुत ही कम पढ़ी थी, यानी कि 5th क्लास तक गई थी। और आपको हैरानी होगी कि वो आगे क्यों नहीं पढ़ पाई। वो आगे इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि उस वक्त लड़कियों को बिहार में दूर पढ़ने भेजना सेफ नहीं माना जाता था। यानी कि खुद बड़े बड़े घर वाले भी अपनी लड़कियों को दूर पढ़ने नहीं भेजते थे क्योंकि लड़कियां सेफ ही नहीं थी। तो आज भी बिहार में वही हाल है। आए दिन कोई रेप हो जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, तो आज भी वहाँ पर लड़कियां क्या लड़के भी सेफ नहीं हैं, ठीक है। तो आज की डेट में भी वही है, इसलिए वो पढ़ी नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव को 1997 में सजा हो गई थी तो पीछे से उनकी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो कि 2005 तक रही। उसके बाद जेडीयू पार्टी की सरकार आ गई। रबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, अगर उनके लाइफ के बारे में हम स्टडी करें तो उनकी लालू प्रसाद यादव के साथ मैरिज हुई थी 1 जून 1973 को एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि चाइल्ड मैरिज हुई थी। आज भी बिहार में चाइल्ड मैरिज चलती है और बड़े बड़े घरों में भी ये चलती थी। खुद पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी इसका शिकार थे, ठीक है। ये लोग दूर तो क्या करेंगे, खुद इसका शिकार थे, ठीक है। चलो इनकी हो गई, उस वक्त मान लिया इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा इशू है बिहार में, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में भी है, बट हम यहाँ पर आज बिहार की बात कर रहे हैं तो हम बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। लालू वेंट ऑन टू डिमांड एन एडिशनल 5,000 एज डाउरी फ्रॉम हर फादर विच वाज इवेंचुअली फुलफिल्ड। यहाँ पर यह भी दिया गया है रिकॉर्ड में कि लालू प्रसाद यादव ने 5,000 दहेज की मांग की थी, जो कि बाद में फुलफिल कर दी गई, जो कि एक पिछड़े समाज की निशानी है, ठीक है। आज भी दहेज व्यवस्था चलती है, उस वक्त भी चली थी। लालू प्रसाद यादव जी ने, आपको पता ही है, दहेज लिया था 5,000 का, जो उसके बाद में रबड़ी देवी के पिताजी ने फुलफ़िल किया उस डिमांड को, ठीक है। जब हम जंगल राज का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में किसका नाम आता है? हमारे मन में बिहार का नाम आता है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में जंगल राज का यूज़ किया जाता है। 15 ईयर्स ऑफ लालू यादव सर टर्म इन बिहार इज़ ऑफन टर्म एज वन, मतलब इनकी शासनकाल को जंगल राज का नाम दिया गया था। आउट ऑफ दिस 15 ईयर्स हिज वाइफ रबड़ी देवी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर 8 ईयर्स। लालू प्रसाद यादव आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी बीवी, उनकी वाइफ 8 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी, बट ही वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द टेन्योर। बट उनकी वाइफ बनी तो थी, बट उनके पीछे दिमाग किनका था? लालू प्रसाद यादव का, जो कि जेल में बैठे थे। इन दिस 15 ईयर्स मर्डर एंड किडनैपिंग बिकम एज इंडस्ट्री इन बिहार। इन 15 सालों में बिहार में किडनैपिंग, मर्डर, रेप इतने होते थे कि उनके शासनकाल में क्राइम के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी आराम से पीएचडी हो जाएगी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। आज भी देखा जाए तो बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है मेजरली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना करप्शन है, इतना गुंडागर्दी है, हो ही नहीं पाता। तो आज से 15 साल पहले तो जब आरजेडी की सरकार थी तो अब तो बुरा ही हाल था। इसलिए मैं आज हर एक एक पार्टी को आड़े हाथ ले रहा हूँ, एक एक पार्टी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि हर पार्टी ने क्या उखाड़ लिया, हर पार्टी को मौका मिला, ठीक है। आरजेडी की शासनकाल में काफ़ी गुंडा राज था, माफिया राज था, ठीक है, करप्शन था, तो उन्होंने भी पूरा गंद डाला, ठीक है। शाहबुद्दीन भी एक आरजेडी के वैसे तो इन्होंने अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के टाइम पर इनका बड़ा ही, मतलब बहुत बड़े डॉन थे, ये बिहार के डॉन थे, ठीक है। इनके ऊपर तो इनके ऊपर तो ये भी आरोप, सॉरी, इनके ऊपर तो बहुत, कम से कम 35 से 40 केस ऐसे थे कोई मर्डर के। इन्होंने तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी सारे वर्करों की मर्डर भी करवाए थे, अगवा किया था, जो कि आज तक भी उनके ऊपर डिसीजन नहीं हो पाया। जज तो थक गए थे इनके फैसले, केस के ऊपर फैसला देते देते, क्योंकि इतने केस थे ना इनके ऊपर, इतने केस थे कि ये तो जेल से ही अपना राज चलाते थे, ठीक है। सबको पता था कि ये गलत है। शहाबुद्दीन एक ऐसा गुंडा था वहाँ का। आप चाहे तो आप इंटरनेट के ऊपर पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो रहने दो, बड़े बड़े ऑफिसर को ये तो कुछ जानते ही नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो ये बिहार की पुलिस को अपनी जेब में रखते थे, पूरा शासन अपने हिसाब से चलाते थे कि ऊपर सेंटर से कोई यहाँ पर अब लोकल गवर्नमेंट थी आरजेडी की,
तो इनको किसी का डर नहीं था। 35-40 केस इसके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग के, लूट मार के लगे थे। एक मर्डर नहीं था, पता नहीं कितने मर्डर करवा के इन्होंने अपने घर के आंगन में दफना दिए थे। तो इनको देखा जाए तो सज़ा हो रखी थी उम्र कैद की पूरी लाइफ टर्म के लिए, बट ये जेल में मर गए। ठीक है, 50-55 साल की उम्र में। तो आधों के ऊपर तो अभी जजमेंट भी आना बाकी था, तो उसके पहले ही ये संसार छोड़ गए। लालू राज एंडेड हुआ 2005 में। 2005 आया, लालू प्रसाद की सरकार से सब थक गए। उसके बाद मिला मौका जेडीयू को, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को मौका मिला। ठीक है, अगर मैं पूरी डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने केस हैं। देर आर 3471 मर्डर्स रिपोर्टेड इन 2005। 2005 में 3471 मर्डर रिपोर्ट किए गए थे बिहार में। 251 किडनैपिंग की रिपोर्टिंग हुई थी। 1147 रेप की रिपोर्टिंग हुई थी। आप देख सकते हो कितना क्राइम था उस वक्त। ड्यूरिंग द टेन्योर नक्सल अटैक इंक्रीज बाय सेवरल फोल्ड। नक्सल अटैक बहुत बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटिशियन आर फॉर्मर पॉलिटिशियन स्ट्रेटजिस्ट। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। ठीक है, ये भी बिहार की पॉलिटिक्स में काफ़ी रोल अच्छा इस वक्त निभा रहे हैं। पहले तो इनका काम था चाणक्य की तरह ये दूसरों की सरकार बनाते थे। पीके, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। पीके इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। ये बाकियों की सरकार बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। इन्होंने आरजेडी की हेल्प की है, टीडीपी की हेल्प की है, बीजेपी की हेल्प की है, कांग्रेस की हेल्प की है। चाहे पंजाब में सरकार बनाना हो, यूपी में कांग्रेस की सरकार को बनाने का जोर लगाना हो, बिहार में आरजेडी की सरकार बनाना हो, जेडीयू की सरकार बनाना हो, सेंटर में बीजेपी की सरकार बनाना हो, फिर साउथ में डीएमके की सरकार बनाना हो, इन्होंने काफ़ी स्ट्रेटजी बनाते थे और इनकी स्ट्रेटजी काफ़ी सक्सेसफुल भी होती है। 1 या 2 टर्म को छोड़कर इनकी मैक्सिमम 90% इनकी स्ट्रेटजी फुल सही होती है। बट इस बार ये बिहार में खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। तो देखते हैं इस बार ये जीते हैं नहीं जीते हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके बोलते हैं। मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छे आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है, जो बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इनको पता है जो कागज़ों के ऊपर दिखाया गया है वो असलियत में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब की बार ये कुछ अलग होगा अगर इनको मौका मिलता है, क्योंकि बाकी पार्टीज़ को तो मौका मिल चुका है ना। ठीक है, जन स्वराज इनकी पार्टी है। ठीक है, ये ईयर लेटर ऑन 2 मई 2022 को इन्होंने इस पार्टी को बनाया था। ठीक है, तो आगे इनके बहुत सारे आंकड़े हैं। ठीक है, ये अच्छा पढ़े लिखे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, अब की बार इन्होंने अपने पार्टी के एमएलएस को ग्राउंड में उतारा है। देखते हैं अब इस बार जीतते हैं नहीं जीतते। अगर जीतते हैं तो फिर ये एक नया मोड़ होगा बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि पीके प्रशांत किशोर अच्छा पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, अगर ये जीतते हैं तो वे एक नई पार्टी आएगी बिहार में, तो हो सकता है कि वो अच्छा करे, क्योंकि जेडीयू प्लस बीजेपी को मौका मिल चुका है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता उन्होंने कुछ इतना खास किया, क्योंकि अभी भी करप्शन, मेजर इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं लग पाई। ठीक है, एग्रीकल्चर में कोई सुधार नहीं आया, क्राइम्स में अभी अभी भी होते हैं। आरजेडी का पहले राज हुआ करता था, उसके बारे में तो आप छोड़ ही दो, वो तो आए ही ना। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई अच्छा बिहार के काबिल है, क्योंकि बिहार बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है। उसको चाहिए एक अच्छा समझने वाला, वहाँ पर एक अच्छा प्रशासन आना चाहिए, ताकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, वहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्टर का भरोसा बढ़े, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे। ठीक है, कुछ ऐसी सरकार आनी चाहिए, पढ़े लिखों की सरकार आनी चाहिए, ताकि क्राइम रुके, लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर वातावरण बने। ठीक है, तो वहाँ पर देखा जाए तो हर पार्टी को मौका मिल गया है। एक पीके की जन स्वराज पार्टी को अभी तक मौका नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम है कि अभी तक तो ये दूसरों की पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे। इस बार देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी खुद इनकी पार्टी के लिए चलती है या नहीं। हालांकि ये खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बट इनके पार्टी के काफ़ी सारे एमएलए इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। तो देखते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या होता है। तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारे इशू है बिहार के, कि मैंने आपको एक एक करके पार्टी के बारे में बताया। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेटस क्या है बिहार का, तो बिहार में इस बार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।